हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एचटेट 2022। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द recurring grants in the form of maintenance grant is treated as। तो यहाँ पर जो recurring word stand है, recurring मतलब जो बाहर दोबारा दोबारा हमें grants मिल रहे हैं, तो जो दोबारा दोबारा मिलते रहते हैं तो मेंटेनेंस ग्रांट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसीट्स। देखिए, दो तरह की रिसीट्स होती हैं, एक कैपिटल रिसीट्स और एक होती है रिवेन्यू रिसीट्स। तो इसका राइट आंसर है रिवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में और रिवेन्यू रिसीट्स में क्या फर्क है? जैसे कि हमने मतलब अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, लॉन्ग टर्म गेन, मतलब जो वो रोज रोज नहीं होता, रेकरिंग नेचर का नहीं होता, तो वो कैपिटल होता है। और रिवेन्यू क्या होता है? जो रेकरिंग नेचर का होता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला है? रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट है, देखिए जो वर्किंग कैपिटल है कंपनी की गिवन है और टोटल डेट गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, टोटल डेट गिवन है और लॉन्ग टर्म डेट गिवन है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है साथ में। ये टोटल डेट्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर? 42,50,000। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिए 42,50,000। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट लिख दिए, लॉन्ग टर्म डेट्स लिख दिए 27,30,000। फिर टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 15,20,000। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब हमारे पास हमें क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में अगर हम करंट लायबिलिटी, इधर आकर करंट लायबिलिटी माइनस का था तो इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो करंट लायबिलिटी प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? करंट एसेट। तो देखिए वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है यहाँ पर 21,28,000। तो यहाँ हमने लिख दिया 21,28,000। फिर हमने करंट लायबिलिटीज अभी यहाँ से 15,20,000 निकाला था, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर फॉर्मूला लगाया, वर्किंग कैपिटल इज प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। अब हमें करंट रेशियो निकालनी है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, करंट एसेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितने हो गए? 36,48,000 और करंट लायबिलिटी 15,20,000। तो 30 से 30 कट गई। तो इनको अगर हमने सॉल्व कर कर देखा, कैलकुलेशन कर कर, तो ये आ गया हमारे पास 2.4:1। So next question is, the entire life of the firm is divided into the time interval for the measurement of the profit ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। कि जो बिजनेस की पूरी लाइफ है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि हम प्रॉफिट मेजर करें। तो उस छोटे टाइम पीरियड को, पूरी लाइफ को, तो हम लंबे समय तक बिजनेस है पर उस लाइफ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट है, जो एक्सपेंसेस इनकेयर करे हैं हमने, जो भी कंपनी को फॉर्म करते वक्त, कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त जो भी एक्सपेंसेस खर्च किए जाते हैं उन्हें हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कंपनी है, उन्होंने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग 2,20,000 की खरीदी, तो हाफ पेमेंट कैश में कितनी हो गई? 1,10,000। तो अब कितनी बची? 1,10,000। अब उसको, उस हाफ पेमेंट को इशू करना है डिबेंचर से। प्रीमियम कितना? 10%। तो 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% 10। तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो हमारी पेमेंट कितने की करनी थी? 1,10,000 की। उसको डिवाइड किससे करा? 110 से। तो हमारे पास क्या आ गया कि कंपनी ने 1,10,000 की पेमेंट करनी थी और एक डिबेंचर कितने का इशू हुआ? 110 का। तो इसका मतलब कितने डिबेंचर कंपनी ने इशू करे फॉर पेइंग द अमाउंट? तो कंपनी ने यहाँ पर कितने डिबेंचर इशू करे? 11 से 11 कट गया, सॉरी। तो हमारे यहाँ पर कितने डिबेंचर आए? 1,000। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गई और 11,000 बच गया। तो 11 डिवाइड में 11,000 इज इक्वल टू 1,000। तो आंसर कितना आ गया? कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे हैं? 1,000। तो हमारे पास रिमेनिंग 1,10,000 थे। हमने कितने का, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? 110 की। तो 110 को 1,10,000 को अगर हमने 110 से डिवाइड करा तो हमारे पास ये एक डिबेंचर
कितने डिबेंचर आ गए, दैट इज 1000। ठीक है, तो हम इसे वैसे भी देख सकते हैं कि एक हमारे पास अब यहाँ पर 1000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू 110 है, तो हमने इसका मतलब कितने अमाउंट की पेमेंट करी है, 1,10,000। यही करनी थी हमने, किसके बदले में, जो भी रिमेनिंग अमाउंट देना था उन्हें बिल्डिंग के परचेज करने पर। So next is read the caption statement carefully. Depreciation must be charged so as to ascertain the true profit and loss. कि depreciation इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें true profit और loss का पता चले। बिल्कुल सही बात है ये। When the market value of an asset is higher than the book value, depreciation is not charged. ये statement बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ only statement 1 is correct. So the right answer is 1. नेक्स्ट है ए नॉट कीप डजंट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। उसके बिजनेस में हमें पता चला कि प्रॉफिट एंड लॉस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पता था ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग गिवन है और कैपिटल। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें हम एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं, प्लस, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है, ड्राइंग से कैपिटल कम होगी अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवा रहा है, तो इसीलिए ड्राइंग क्या होती है, माइनस, प्रॉफिट क्या होता है, प्लस, तो बाद में जो कैपिटल बच जाती है वो क्या हो जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब हमारे को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल में से इधर जाकर ओपनिंग क्या हो जाएगी, माइनस, एडिशनल क्या हो जाएगी, माइनस, ड्राइंग क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हम इसी में यही इक्वेशन पुट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2,50,000। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हमने लिख दी, क्या लिखेंगे इसे हम, क्लोजिंग कैपिटल। फिर उसमें हमने क्या प्लस करा, ड्राइंग क्या करनी है, प्लस, तो इसमें ड्राइंग ऐड कर दो। देखिए ड्राइंग प्लस है ना, तो ड्राइंग ऐड कर दी। फिर उसके बाद ओपनिंग एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल क्या करनी है, माइनस। एडिशनल कैपिटल कितनी है, ये 75, ये माइनस कर दी। ओपनिंग कितनी है, 2 लाख, ये भी माइनस कर दी। तो हमारे पास जो आंसर आया 35,000, ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट। तो इसका मेन बेसिक एक ही बात है कि हमारे को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला ऐसे हर चीज का अलग अलग याद नहीं रखना, आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि ओपनिंग कैपिटल में अगर हम कैपिटल को बढ़ाएंगे तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसीलिए वो प्लस होता है। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है तो माइनस हो जाता है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस से माइनस हो जाएगी, लॉस से कम होगी तो माइनस होगा। तो जो सब कुछ करने के बाद क्या बचेगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें जो सी चीज भी निकालनी हो मिसिंग, वो फिगर हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या था, मिसिंग फिगर प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट को लेफ्ट साइड रखा, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस हो गई, उधर जाकर उस एडिशनल कैपिटल भी उधर जाकर माइनस होगी, ड्राइंग माइनस थी यहाँ, उधर जाकर प्लस हो गई। तो फॉर्मूला मिल गया और उसमें वैल्यू पुट कर हमारा आंसर आ गया। Which of the following is included in the Pure principle of management? देखिए Pure ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, तो वो कौन कौन से हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये इसकी सबकी डिटेल वीडियोस आपको मेरे इसी वीडियो के लिंक में राइट साइड पर मिल जाएगी। उस पर प्रेस कर कर आप उस वीडियो में इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि फ्योल ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं और उनकी विद एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो हार्मनी नोट डिस्कार्ड है, कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअल है, ये डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल या पर्सन है, ये सब किसके दिए हुए हैं, टेलर के। तो हमने इसमें कौन सा बताना है, जो फ्योल का है। तो फ्योल का इसमें से कौन सा है, यूनिटी ऑफ कमांड। सो मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डेफिनेशन इज वाज गिवन बाय वॉकर। तो ये इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि ये किसने दी थी, वॉकर ने। आपको जस्ट नाम याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड, देखिए डेवलपिंग प्रीमिसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग एन अल्टरनेटिव, ये सब किसके प्रोसेस का स्टेप्स हैं, प्लानिंग के प्रोसेस का। जबकि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का सिर्फ एक ही स्टेप है, इसमें से कौन सा है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सो नेक्स्ट इज हमारा 10, नेक्स्ट में एफिशिएंसी थ्रू वर्क, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमने काम में एफिशिएंसी लानी है किसके थ्रू, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये किसने दिया था, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ने टेलर ने दिया था। इसकी भी डिटेल वीडियो आपको हमारे इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, जिसमें आप
डिटेल में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ सकते हैं, और टेलर ने जो और प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। What type of बैंक इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक? तो स्पेशलाइज्ड बैंक। कमर्शियल बैंक वो होता है जो जनरल पब्लिक से डील करता है। कोऑपरेटिव बैंक वो होता है जिसकी जो ऑर्गेनाइज्ड होता है वो कोऑपरेटिव बेसिस पर होता है, मतलब कोऑपरेटिव बैंकिंग इज अ रिटेल एंड कमर्शियल बैंकिंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। सो सेंट्रल बैंक वो होता है जो जनरल पब्लिक से ना डील कर बैंक से डील करता है। स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक है जिसका जो कोई स्पेशल काम के लिए, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया, तो उसे क्या बोला हमने यहाँ, स्पेशलाइज्ड बैंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा an organized movement of citizen and government agencies to improve the right and the power of the buyer in relation to seller, कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो लोगों को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, लोगों के पावर, राइट्स, बायर्स के राइट्स किसके कंपैरिजन में, सेलर के, तो वो उसे हम क्या टर्म यूज करेंगे, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म में लोगों के राइट्स की ध्यान रखी गई, जो भी बायर हैं, कि सेलर उन्हें चीट ना कर सके, उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट था वो सिटीजन के लिए जो बनाया गया था, दैट इज कंज्यूमरिज्म। सो नेक्स्ट इज हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ POSD की ROCORB? तो हमने ये कंसेप्ट किसने दिया है, लूथर ग्यूलिक ने। तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं एक बारी। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, C कंट्रोलिंग, O और R stand for reporting and B stand for budgeting. ये dash occur if a given percentage increase in all input result in a smaller percentage increase in output, कि हमने जितने से इनपुट इंक्रीज करे आउटपुट उससे कम इंक्रीज हुआ तो उसे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। इसको हम एक बार डिटेल में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर हम कांस्टेंट रिटर्न की बात करें, अगर हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करें और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तीन स्टेजेस होती हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हम पहले लिख देते हैं इतने इनपुट लग रहे हैं और इतना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, पहले हमारे इनपुट 1 था और आउटपुट कितना आ रहा था, 4। अब हमारे इनपुट अभी क्या है, 2 बढ़ गए, पर जो आउटपुट है वो उतने का उतना है। तो इसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ऐसे ही अगले केस में इनपुट 1 से 2 हुए और आउटपुट क्या हुआ अगले केस में, या फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इनपुट 3 से 4 हो गए, तो आउटपुट इस केस में क्या हुआ, हमारा आउटपुट 6 था पहले और अब वो क्या हो गया, 8 हो गया। तो हमारी ये स्टेज कौन सी आएगी, इसे क्या बोलेंगे हम, आप इसे यहाँ 3 और 4 कर लीजिए। तो अगर हमारे इनपुट 3 से 4 हो गए और जो आउटपुट है वो हमारा 6 to 8 आ गया, तो ये कौन सी स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हमने नेक्स्ट से है कि हमारे आउटपुट तो, इनपुट तो बढ़े, 5 से बढ़कर 6 हो गए, पर जो आउटपुट पहले 7 आ रहा था अब वो क्या होने लग गया, 5 आने लगा। तो इस सिचुएशन में इसे हम क्या बोलते हैं, हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यही बात यहाँ पूछी है कि हमने एक परसेंटेज इंक्रीज करी और जो उससे कम परसेंटेज से आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो उसका नाम क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो नेक्स्ट इज which ratio indicate the firm capacity to pay long-term debts and procure additional loan and inform whether the firm is following the policy of trading on equity। देखिए बच्चे, ये हमारे पास इसमें से डेट इक्विटी रेशियो हमें ये बताती है कि हमारे पास हम और डेट इशू कर सकते हैं या नहीं। देखिए डेट इक्विटी रेशियो जनरली क्या प्रेफर की जाती है, 2:1। तो 2:1 अगर हमारे इस रेशियो को वायलेट हो रहे हैं, मतलब हमारे डेट्स बहुत ज्यादा है, तो हम उस केस में और लोन नहीं ले सकते। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जब अगर फर्म डेट्स बढ़ाए तो उसका बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिले, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बट अगर डेट के बढ़ाने से इक्विटी को नुकसान हो रहा है, उनको जो रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कहेंगे। तो उस केस में डेट को बढ़ाना बेनिफिशियल नहीं है। पर हम इस केस में पहले प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड डिवाइड में टोटल डेट इक्विटी रेशियो का टोटल डेट बाय इक्विटी। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, नेट इनकम बाय शेयर होल्डर इक्विटी। डेट सर्विस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड में टोटल डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये क्या है हमारे पास, 4 डिफरेंट रेशियोज
जो हमें तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है, डेट इक्विटी रेशो। सो हमारे को जो कितने डेट इशू करने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में या कितने हम कर सकते हैं, इस किसकी रेशो की हेल्प से पता चलता है, डेट इक्विटी रेशो का। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी इज इतना, करंट रेशो इज इतना, सो द लिक्विड रेशो इज गिवन। सो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, पहले करंट लायबिलिटी गिवन है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1। तो हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन थी, करंट लायबिलिटी की, तो हमने करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हमारे को यहाँ से करंट एसेट्स की वैल्यू निकल आएगी, तो 1,50,000 इंटू 3, ये आ गई हमारे पास 4,50,000। अब हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है और हमारे पास करंट लायबिलिटी भी गिवन है। अब हमें ये पता है कि लिक्विड रेशो क्या होती है, करंट लिक्विड एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी तो सेम ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास लिक्विड एसेट, यहाँ हमने क्या लिख दी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू लिख दी, और ये क्या है, लिक्विड रेशो क्या है, 1:1। तो यहाँ से लिक्विड एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए ये 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब ये करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यू थी 1,50,000, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू। ऊपर से क्या आई थी, 4,50,000 करंट एसेट्स की वैल्यू। अब हमें पता है कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक। तो 4,50,000 माइनस 1,50,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास, स्टॉक करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट। तो ये हमारे पास डिफरेंस जो होता है करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का, वो क्या होता है, स्टॉक। तो देखिए इसने एक और तरीके से भी कर रखा है यहाँ पर कि हमारे पास करंट एसेट्स कितने थे, 4,50,000 माइनस स्टॉक लिक्विड रेशो के लिए, फिर यहाँ पर ये कितना था, 1,50,000 इंटू 1, तो ये यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो 4,50,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 1,50,000। तो यहाँ से भी स्टॉक इधर चला जाएगा, 4,50,000 1,50,000 इधर आ गया, तो 4,50,000 माइनस 1,50,000 3,00,000, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज आर नोन एज, तो इसका राइट आंसर है लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब हम लंबे समय में अपने डेट्स की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के ये बहुत सारी रेशियोज हैं जिनके थ्रू हमें पता चल जाता है। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये डेट टू एसेट रेशियो, ये सब लॉन्ग इक्विटी रेशियो के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के एग्जांपल हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के एग्जांपल होते हैं जैसे कि करंट एसेट्स रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल रेशियो, फिर उसके बाद और कौन सी होगी, क्विक रेशियो। तो ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, हम शॉर्ट टर्म में अपने करंट पेमेंट कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज की, ठीक है। सो नेक्स्ट इज read the following statement carefully and choose the correct answer. Passbook is the statement of account of the customer maintained by bank, wherein true कि जो पासबुक है कस्टमर की बैंक पर प्रिपेयर करता है और कैश बुक कस्टमर खुद प्रिपेयर करता है। तो बिजनेस फर्म पीरियोडिकली प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ताकि वो रिकंसाइल कर सके बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक और विद द पासबुक। देखिए हमारे पास एक कैश बुक होती है और एक पासबुक। कैश बुक वो बिजनेसमैन खुद बनाता है या हम बनाते हैं, पासबुक कौन बनाता है, बैंक। तो अब कई बार क्या होता है, जैसे सीधा बैंक में कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसका हमें कैश बुक में नहीं पता चलता, या कैश में हम रिकॉर्ड नहीं करते, या फिर हमने कोई चेक इशू कर दिया, हमने कैश में रिकॉर्ड हो गया, वो बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो दोनों को रिकंसाइल मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So next is कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। अभी तक हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कौन से एक्सपेंडिचर रेकरिंग होते हैं, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेकरिंग नहीं होते। तो यहाँ पर नॉन रेकरिंग की बात है तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और रेवेन्यू से अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमारा राइट आंसर होगा। Next is in which of the system the monetary effect of the transaction was taken into the account in the period in which they could earn rather than in the period which cash is actually received or paid। देखिए हमारे पास दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है हमारे पास कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। देखिए जो कैश बुक होती है वो क्या होती है, कैश बेसिस पर बनाई जाती है। जो हमारी कैश बुक होती है उसमें हम क्या करते हैं, जिस दिन हमारे पास पैसा आ रहा है
हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। डजेंट मैटर वो किस ईयर से रिलेटेड है, कोई इनकम रिसीव हो रही है, चाहे वो एडवांस में रिसीव होगी नेक्स्ट ईयर के, या फिर वो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी वो इस साल रिसीव हो रही है, पर हम उसको उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो कैश बेसिस होते हैं। पर यहाँ वो कह रहे हैं कि जिस साल वो कमाई गई है, चाहे वो हमें मिली है, चाहे कैश एक्चुअल में रिसीव हुई है चाहे नहीं, तो वो कौन सा बेस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, वो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ द फ्रॉम द और डिसीज पार्टनर। देखिए 3 पार्टनर थे ए बी सी, तो सी चला गया या रिटायर हो गया, ठीक है, तो सी के जाने के बाद सी का हिस्सा किसको दिया जाएगा, ए और बी को। तो ए और बी कुछ ना कुछ सी का मिलेगा ही सही, तो वो क्या करेंगे, गेन, तो फायदा हो रहा है तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे हम, गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट है डैश इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्न फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट। देखिए मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है, एडिशनल प्रॉफिट। एडिशनल प्रॉफिट क्या होता है कि जो फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है एक एक्स्ट्रा कुछ बेचने पर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज मार्जिनल प्रॉफिट। अरेंज द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज विच वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। देखिए इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब दो तरह से रिक्रूटमेंट होती है, एक इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पर लगा दिया जहां पर पर्सन ज्यादा थे और जहां पर कम थे। तो इंटरनल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ट्रांसफर, प्रमोशन, ठीक है, तो ट्रांसफर कर देते हैं या फिर प्रमोशन। ट्रांसफर में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेवल सेम होता है, प्रमोशन में हम डिमोशन भी हो जाती है, प्रमोशन में हम क्या करते हैं, थोड़े ऊपर लेवल पर पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा है, ट्रांसफर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर ऑफ द। देखिए इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन, जनरली इन्फ्लेशन से ही पता चल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी, ये हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक्स में। तो ये कौन सा एनवायरमेंट होगा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये जो इफेक्ट करते हैं उस एनवायरमेंट का नाम क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। पार्टनरशिप डीड जनरली डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पार्टनरशिप में नेम ऑफ द फर्म इंक्लूड होता है, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस में इंक्लूड होती है, प्रोसीजर क्या रहेगा कि जब कंपनी डिसोल्यूशन होगी, सब पहले से एडवांस में पता होता है, पर कौन कौन से इंप्लॉई रहने, पार्टनर्स की लिस्ट तो हो सकती है कौन कौन से पार्टनर, पर इंप्लॉई कौन कौन से रहेंगे ये इंक्लूड नहीं होता। तो राइट आंसर है लिस्ट ऑफ इंप्लॉई ऑफ फर्म। नेक्स्ट है इनविजिबल इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर रेफर टू। देखिए इनविजिबल किसके लिए स्टैंड होता है, विजिबल गुड्स के लिए और इनविजिबल सर्विस ट्रांजेक्शन के लिए। नेक्स्ट द ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज। तो देखिए ये ओपिनियन और जो बिलीफ होते हैं ये किसमें आता है, ये हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉग्निटिव एटीट्यूड या कंपोनेंट। belief, thoughts, attitude that we would associate with an object, attitude which is related to general knowledge of the person। तो ये सब किसमें आएगा हमारे पास, कॉग्निटिव कंपोनेंट में। कि कॉग्निटिव में जब भी हम किसी के बारे में कि हाँ परसेप्शन बना लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे ओपिनियन बिलीफ्स, तो वो हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव एटीट्यूड बात हो रही होती है। ये क्वेश्चन सेम नेट में भी आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। temporary pricing in which companies sell the product below the list price and sometime even below the cost to increase the short run sale। कि हम कई बार क्या होता है टेम्परेरी प्राइस को कम कर देंगे ताकि हमारी शॉर्ट रन में सेल बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रमोशनल प्राइसिंग। कि वो प्राइस हमने थोड़े समय के लिए ही कम किया है, चाहे उसमें हमारा लॉस भी हो रहा है थोड़े समय के लिए, पर हम चाहते हैं कि जो हमारी सेल है वो बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रमोशन के लिए प्राइसिंग, ऐसा प्राइस फिक्स किया है प्रमोशन के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे हम। इसको एक तरह से हमें, चाहे हमें अपनी तरफ से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, पर क्या हो रहा है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ये सब किया जाता है कि कस्टमर एक बार यूज तो कर देखे हमारा प्रोडक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज proposed the need of achievement theory। तो हमारी एक जो मेन कॉमन है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, वो एएच मैस्लो ने दी थी। अब हमारी ये नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी है, ये हमें किसने दी थी, डेविड एम सी क्लैनेट, डेविड एम मैकलेनेड। ओके, तो ये यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा कि नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी डेविड मैकलेंड, और मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ये किसने दी थी, नीड हायरार्की थ्योरी भी आ जाए वो
अब्राहम मास्लो ने दी थी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सो दैट्स ऑल। सो प्लीज थैंक यू। प्लीज like, share and subscribe to this channel. So thank you once again.